जून 2013 में भारतीय खुफिया विभाग ने दो भाइयों के बीच एक खास बातचीत को बीच में ही पकड़ा। इनमें से एक नेपाल के पहाड़ों में छिपा था और दूसरा कराची पाकिस्तान में। नेपाल में मौजूद भाई ने पूछा, क्या तुम्हें परमाणु बम मिला? कराची से जवाब आया कि अंडरवर्ल्ड में कुछ भी मिल सकता है। नेपाल से भाई का अगला आदेश सीधा था, इसे ढूंढो, हमारा अगला हमला सूरत पर है। नेपाल में मौजूद वो आदमी यासिन भटकल था, जो इंडियन मुजाहिदीन का फील्ड कमांडर था। उसने 7 साल एक भूत की तरह बिताए थे। वो 12 राज्यों में हुए 17 बड़े बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, जिसमें 220 से अधिक नागरिक मारे गए थे। वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अधिकतम मौतों के लिए अपने हमलों की योजना बनाता था। यासिन को पकड़ना सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव था, क्योंकि उस समय भारत की एजेंसियां केवल 13.6% स्लीपर सेल गुर्गों को ही ट्रैक कर पा रही थी। बाकी 87%, जिसमें यासिन भी शामिल था, खुफिया तंत्र की खामियों का फायदा उठाकर गायब हो जाते थे। यासिन इन कमियों का फायदा उठाने में माहिर था। शुरुआत में उसका आजमगढ़ मॉडल डिजिटल फॉरेंसिक के लिए असुरक्षित था। शिक्षित आईटी विशेषज्ञों को भर्ती करने से ईमेल और बैंक ट्रांसफर के निशान छूट जाते थे। इसे खत्म करने के लिए यासीन ने दरभंगा मॉडल अपनाया। उसने बिहार और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से ऐसे युवाओं को चुना जिनका कोई बैंक अकाउंट, स्मार्टफोन या सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं था। वे खुफिया ट्रैकिंग सिस्टम के लिए पूरी तरह अदृश्य थे। उसने अपनी गतिविधियों में भी यही सावधानी बरती, बर्नर फोन इस्तेमाल किए और लगातार अपना हुलिया बदलता रहा। अगस्त 2013 में नेपाल के एक छोटे से शहर से एक जानकारी मिली। एक खबरी ने बताया कि यासीन की प्रोफाइल से मिलता जुलता एक आदमी वहां यूसुफ नाम के डॉक्टर के रूप में रह रहा है। जब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने रेड की अनुमति मांगी तो दिल्ली के नेतृत्व ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यासीन कराची में है। गलत घर में छापेमारी से कूटनीतिक संकट पैदा हो सकता था। प्रोटोकॉल का पालन करने या हमले को रोकने के बीच चुनाव करते हुए संयुक्त निदेशक और एसओजी लीडर ने एक अनधिकृत मिशन यानी अनसैंक्शनड मिशन चुना। उन्होंने अपने करियर, पेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कारावास का जोखिम उठाकर सीमा पार की। इस मिशन के लिए एसओजी लीडर को अपने दोस्त से 400 रुपए उधार लेने पड़े, क्योंकि ये आधिकारिक रिकॉर्ड पर नहीं था। टीम पर्यटकों के वेश में नेपाल पहुंची और कैमरों के साथ डॉक्टर यूसुफ का पीछा किया। सबसे बड़ी चुनौती उसकी पहचान करना थी, क्योंकि एजेंसियों के पास उसकी कोई ताज़ा फोटो नहीं थी। उन्होंने उन शारीरिक लक्षणों पर भरोसा किया जिन्हें मेकअप नहीं छिपा सकता था। माथे का एक निशान और बाहर निकले हुए सामने के दांत। खबरी को मरीज बनाकर अंदर भेजा गया, जिसने जेब में रखे रिकॉर्डर से बातचीत रिकॉर्ड कर। जब उस ऑडियो की जांच की गई तो वो यासीन के बचपन की क्षेत्रीय बोली साउथ वेस्ट महाराष्ट्र एक्सेंट से 200% मैच कर गया। जो आदमी सालों तक डिजिटल निगरानी से बचता रहा, वो अंततः अपनी जीव विज्ञान, बायोलॉजी और अपनी ही बोली के कारण पकड़ा गया। 28 अगस्त को भारी बारिश के बीच नेपाल पुलिस के साथ मिलकर रेड की गई। यासीन ने आखिरी बार झूठ बोला कि वो एक इंजीनियर है, लेकिन एसओजी लीडर ने उसके तर्क को गलत साबित कर दिया। यासीन ने अपनी पहचान कबूल कर ली और साथ ही अपने साथी हादी को भी पकड़वा दिया, जो अल कायदा का बम बनाने वाला विशेषज्ञ। यासीन भटकल को पकड़ने के बाद इंडियन मुजाहिदीन की ताकत खत्म हो गई। आज वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। ये मिशन किसी तकनीकी मशीनरी की वजह से नहीं, बल्कि उन 5 जांबाज अफसरों की वजह से सफल हुआ, जिन्होंने सिस्टम की कमी को अपनी